और ऐसा नहीं है कि इन बातों को वो नहीं समझते हैं, ऐसा भी नहीं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश की नदियां क्यों खराब हो रही हैं। और सिर्फ नदियां ही नहीं, इस भूगर्भ के अंदर जो जल की स्रोत है, धरती के अंदर, जमीन के अंदर जो पानी के स्रोत हैं, ये गंदगी जो है, ये प्रदूषण जो है वहां तक जा रहा है, वहां तक पहुंच चुका है। आज हम कुआं, पहले तो कुएं का ही चलन था, अब ट्यूबवेल खोदे जाते हैं, बोरवेल खोदे जाते हैं, उसका भी पानी अब बहुत ही विषाक्त हो चला है। ये जहरीले केमिकल जमीन के अंदर तक पहुंच चले, क्योंकि जब बारिश होती तो पानी रिसता हुआ बहुत अंदर के जमीन के अंदर तक जाता है। इसीलिए तो धरती के अंदर भी जल भराव होता है, पानी के स्रोत हैं जो बोरवेल करने से हमें प्राप्त होते हैं, फिर उससे हम पानी निकालते हैं। इसके साथ साथ हमारे नदियों को और जमीन के अंदर जो जल के स्रोत हैं उनको दूषित करने में हमारे जैसे जो किसान लोग हैं, इस देश के जो किसान हैं, वो भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। अधिक पैदावारी हमें चाहिए, ज्यादा पैदावारी चाहिए। खेती किसानी आज से पहले भी होती थी, हमने अपना बचपन भी देखा, हमें अपना बचपन याद है। 40 साल पहले तक हमारे छत्तीसगढ़ में खेती होती थी। किसी गांव में, किसी गांव का किसान रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था, जाते भी नहीं थे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान। हमारे छत्तीसगढ़ में घर घर में हल चलाते थे किसान, तो हल चलाने के लिए घर में माता का गोबर है, और जो वो चारा खाते थे, जो चारा बच जाता था उसको उठाकर, गोबर को उठाकर रोज का रोज उस गड्ढे में भरते जाते थे। थोड़ा भर जाता था तो कुछ मिट्टी खेत से टोकरे में लाकर उसके ऊपर डाल दिया जाता था। फिर 1 महीने तक गोबर डाला जाता था, ऊपर फिर मिट्टी डाली जाती थी। ऐसे 1 साल में बहुत बढ़िया गोबर का खाद तैयार हो जाता था। और बीच बीच में उसे गौ माता का जो मूत्र होता है, पेशाब होता है, उसे भी बर्तन में ले जाकर उसमें, उस गड्ढे में, उस घूरे में डाला जाता था। तो वो सिर्फ खाद ही नहीं बनता था, एक तरह से वो फसलों के लिए एक बहुत ही तगड़ा, ये कहें कि जैसे हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, इम्यूनिटी पावर, तो गोबर से और गौ माता के मूत्र से और जो घास जो बच जाते थे खाने के बाद वो डाल दिया जाता, इन सब के मिश्रण से सिर्फ खाद ही नहीं बनता था। वो खाद जब खेत में डाला जाता था तो मिट्टी को पोषण भी प्राप्त होता था खाद से, साथ ही उसको एक ऐसी शक्ति भी प्राप्त होती थी, जब फसल बोया जाता था तो फसलों में कोई रोग भी नहीं लगता था। कोई रोग आता भी था तो जमीन में इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती थी कि उसमें कीटनाशक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कोई रोग आ भी जाता था तो हफ्ते 10 दिन में वो रोग अपने आप समाप्त हो जाता था।
पुराने लोगों में जैसे कोई शरीर में रोग आ गया तो उनको औषधि खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना मजबूत था, इतनी अच्छी थी कि कोई रोग आता भी था तो 2, 4, 5, 7 दिन में अपने आप दूर हो जाता था, दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्योंकि तब लोग जो खेती करते थे पैसों के लिए नहीं करते थे। चुप रहे तो बाहर चले गए। और हर किसान बाहर निकल जाओ। एक ही किस्म का अनाज नहीं बोता था उस जमाने में। खरीफ की फसल के साथ रबी की फसल भी लगाता था, मतलब वो अपने खाने के लिए खेती करता था। थोड़ा धान की खेती करता था चावल के लिए, कुछ जमीन में तिलहन की खेती करता था दाल के लिए, और उसमें कुछ अलसी भी डाल दिया जाता था, सरसों भी डाल दिया जाता था। तो घर का ही तेल बना लिया करते थे, घर का ही सारा अनाज घर का। गेहूं डाल दिया जाता था, ज्वार वाला। हमारे गांव छत्तीसगढ़ में तो 40 साल पहले, 40-45 साल पहले गेहूं को कोई जानता भी नहीं था। हमारे छत्तीसगढ़ में गेहूं बिल्कुल नहीं होता था, ज्वार और बाजरा। सबसे ज्यादा ज्वार की खेती होती थी, बाजरे की और ज्वार की। और ज्वार बाजरे की रोटी खाते थे और सबसे ज्यादा चावल। आज भी हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्य भोजन चावल है। लेकिन फिर फसलों की कीमत बढ़ने लग गई, अनाज की कीमत बढ़ने लग गई, तो बहुत भौतिक सुख साधनों का उपयोग करते हैं। दुकानें देखते, दुकानों में बढ़िया पंखे लगे हुए हैं, उनके बैठने के लिए बड़े अच्छे चेयर लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं, गाड़ी मोटर में घूमते हैं। तो भौतिक सुख साधन बहुत है। शहर में जाकर शहर के लोगों, व्यापारी लोगों का घर देखते थे, आलीशान मकान है, पक्का मकान है, घर में मिट्टी के मकान में रहते थे। अब मिट्टी के मकान का भी अलग ही एक महत्व होता था। मिट्टी का पहले घर होता, लकड़ी और मिट्टी का ही उपयोग किया जाता था, ना लोहे का उपयोग किया जाता था, ना ईंट गारे का उपयोग किया जाता था। वो घर भी ऐसा होता था कि जाड़े में घर के अंदर गर्मी होती थी और गर्मी में घर के अंदर ठंडक होती थी। आज के घर में नहीं होता है। आज जो हम ईंट पत्थरों से घर बनाते हैं, ईंट गारों से, वो गर्मी के दिनों में मतलब तंदूर की तरह पकने लगता है। आज के पक्के मकान में हम गर्मी में, अप्रैल मई में हम घर के अंदर रहें और वहां कूलर पंखा ना हो तो ऐसे लगता है कि हम तंदूर के अंदर बैठे हैं, ऐसे लगता है, और गर्म हो जाता है। और अभी जाड़े का दिन है, जाड़े के दिनों में हम जमीन पर भी पत्थर फर्श लगा लेते हैं, वो भी बहुत ठंडा हो जाता है, दीवारें ठंडी हो जाती है, तो ठंडी भी ज्यादा लगती है। तो सारा क्लाइमेट ही चेंज हो गया। अब अधिक उत्पादन में लग गए हम फसलों से, अब हमें अब पैसे का चस्का लग गया। धीरे धीरे फसलों से अनाज बेचकर हमें पैसा मिलने लगा। जैसे जैसे पैसा मिलने लगा, हम गांव में रहने वाले लोगों ने भी भौतिक सुख साधनों को अपनाने लगे। फिर हमें भी होड़ लग गई
ग्रामवासियों में कि हम भी और कमाएं, और ज्यादा उत्पादन करें, और ज्यादा पैसा मिले, तो शहर के लोगों की तरह और हम सुख साधन अपने लिए व्यवस्था करें। फिर ये बाहर से आ गया, रासायनिक खादें आ गई, कई तरह के खाद आ गए रासायनिक, और भयंकर उसका प्रचार किया जाने लग गया। गांव गांव में जाकर व्यापारी प्रचार करने लग गए, कीटनाशक आ गए, ये खाद है रासायनिक, इसे डालोगे, गोबर खाद डालने के बाद आपके खेत में 1 एकड़ में जैसे आपको 10 क्विंटल गेहूं मिलता है, अगर ये खाद का आप उपयोग करोगे तो 1 एकड़ में आपको 15 से 16 क्विंटल गेहूं मिलेगा। तो किसान खुश हो जाता, सीधा सीधा डेवड़ा, पहले 10 क्विंटल मिलता था, अब 15-16 क्विंटल मिलेगा। और जैसे अभी फसल बीमारी लग जाती है तो टाइम लगता है, ये फसलों के लिए ये दवा आई है। किसी फसल में अगर रोग लग गया, ये स्प्रे है, स्प्रे से ही इसमें छिड़काव कर दो, 24 घंटे में रोग दूर हो जाएगा। अब धीरे धीरे इसका उपयोग होने लग गया, रासायनिक खाद गांव गांव में पहुंचने लग गया। फिर किसान खुद ही सोचने लग गया, तो 15 क्विंटल होता है, अगर इस खाद को जितना हम डालते, अगर उससे डबल डाल दिया जाए तो क्या और ज्यादा पैदावारी बढ़ जाएगी। अब वो खुद सोचने लग गया, अनाज की पैदावारी हो सकता है और बढ़ जाए, तो चलो पूरी जमीन में नहीं, एक टुकड़े में इस बार डबल डाल कर देखते हैं। तो 1 एकड़ में इस बार उसने पहले से डबल खाद डाल दिया, रासायनिक खाद, और वाकई में उसका नतीजा ये निकला कि जिस 1 एकड़ में 15-16 क्विंटल अनाज की पैदावारी होती थी, डबल खाद डालने पे इस बार उसको 25 क्विंटल मिल गया। तो अगले साल वो पूरी जमीन में इतना डाले, और धीरे धीरे खाद डालना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और जितना ज्यादा खाद डालने लग गए तो रसायन से हमारे खेतों की मिट्टी खराब होने लग गई, जलने लग गई, पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। फिर धीरे धीरे हमने घर में गाय बैल भी रखना, तो अब पैसे आने लग गए, तो ये आ गया कि कौन बैल रखे, कौन हल को कंधे पे उठाकर खेतों तक जाए, कौन हाथों से हल चलाए। क्यों ना बैंक से हम लोन ले ले, फाइनेंस करा के अपना ट्रैक्टर ले ले। धीरे 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 हर गांव में ट्रैक्टर की भरमार हो गई, तो गाय बैल को लोगों ने छोड़ दिया, घरों में रखना ही बंद कर दिया। आज कोई नहीं रखता। कुछ प्रदेश हैं, जैसे हरियाणा की तरफ आप चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, और यूपी में कुछ स्थानों पर चले, इधर राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी बैल तो नहीं देखता, गाय भैंस, लेकिन गैया के बजाय भैंस ज्यादा रखने लग गए। हरियाणा जाता हो तो घर घर में भैंस दिखाई देते हैं, पंजाब की तरफ जाओ तो भैंस दिखलाई पड़ते हैं, गैया बहुत कम दिखलाई पड़ती है। अब गैया वही ज्यादा दिखलाई पड़ती है जहां डेयरी फार्म है, जो बिजनेस कर रहे हैं। अब माता के रूप में गैया की सेवा नहीं होती है, एक गौ माता के रूप में हम घर में रखकर उनकी सेवा नहीं करते। अब हम अपनी गौ माता को आमदनी का एक जरिया मानकर डेयरी बनाकर उनको रखते हैं,
और तरह तरह के केमिकल युक्त उनको चारा खिलाते हैं ताकि इससे उनका हार्मोन बढ़े तो दूध ज्यादा दे, दूध की मात्रा बढ़े, ज्यादा दूध बेचे तो ज्यादा पैसा मिले। तो चारे में भी हम केमिकल देने लग गए और ऊपर से धीरे धीरे दूध वाले इतने निष्ठुर हो गए कि दूध निकालने के 1 घंटे पहले गैया को, गौ माता को और भैंस जो होती है उनको हार्मोन का इंजेक्शन भी देने लग गए ताकि और ज्यादा दूध की मात्रा और बढ़े, और वास्तव में बढ़ जाता।